एक देवर जी हैं जिनकी तरक्की पे तरक्की हो रही है और एक आप हैं जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ तब से अभी तक आप उसी पद पर काम कर रहे हैं और देवर जी का 3 बार प्रमोशन हो चुका है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि विजय का प्रमोशन हो गया। खुशी की बात तो है ही, तभी तो कोमल ने उछलते हुए फोन किया था और फोन लगाकर वो मुझे बता कम और जला ज्यादा रही थी। अरे भाई, इसमें जलने जलाने वाली क्या बात है, सब अपनी अपनी तकदीर है। कैसे जलने जलाने वाली बात नहीं है। वैसे देवर जी की तरक्की पर मुझे बहुत खुशी है, लेकिन अभी तक आपकी तरक्की नहीं हुई, यह सोचकर मुझे दुख भी बहुत होता है। अब तो कोमल और आसमान में उड़ेगी। ये औरतों को ना कुछ हो ना हो जलन सबसे पहले होती है। अच्छा, तो आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे जलन हो रही है? मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, वह तो मैं बता रही थी कि कोमल मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी। अब ये सारी बातें छोड़ो, अभी तो मुझे ऑफिस जाना है। अरे रुकिए, देखिए ना, इधर उधर की बात के चक्कर में काम की बात तो मैं भूल ही गई। कोमल बता रही थी कि देवर जी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो कोमल को यहाँ छोड़कर जाएंगे 6 महीने के लिए। अरे ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात? क्या मतलब अच्छी बात है? अरे मेरा मतलब है कि विजय को बाहर कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि कोमल अपने ससुराल में रहेगी। बस यही तो बोल रहा था कि विजय के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वह टेंशन फ्री होकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा। अच्छा, तो मैं अब चलूं? हाँ ठीक है। हे भगवान, ये कोमल इतनी दूर है फिर भी तो हमारे बीच में कितनी अनबन रहती है, और जब वो 6 महीने के लिए यहीं आकर रहेगी तो पता नहीं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मैं। लगता है वो रोज मुझे जलाएगी और मुझे इस बात का एहसास करवाएगी कि मेरे पति का अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ है और उसके पति का 3 बार प्रमोशन हो गया है। खैर, मुझे क्या करना इन सब बातों से। मैं तो जानबूझकर कोमल से दूरी बना लूंगी, जल्दी से अपना काम निपटाऊंगी और मस्त अपने कमरे में आकर आराम करूंगी। मैं कोमल से जितना कम बात करूंगी ना, उतनी ज्यादा सुखी रहूंगी। हे भगवान, न जाने मेरे ही कर्म कैसे हैं जो अभी तक मेरे पति का कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। बस एक बार इनका प्रमोशन हो जाए, उसके बाद मैं भी गर्व से सिर ऊंचा करके बात करूंगी कोमल के सामने। ये लो, मैं भी ये सब क्या लेकर बैठ गई। मुझे तो मम्मी जी को जाकर बताना है ये सब। ये है राधिका। असल में राधिका की शादी प्रमोद से आज से 7 साल पहले हुई है। प्रमोद और विजय दोनों सगे भाई हैं, लेकिन विजय की नौकरी दूसरे शहर में है, इसीलिए विजय अपनी नई नवेली दुल्हन कोमल के साथ शहर में रहने चला गया था। लेकिन शादी के जस्ट बाद फिर से विजय का प्रमोशन हुआ, जिस वजह से वह अपनी ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए बाहर जा रहा था और कोमल को अपने घर में छोड़कर जाने वाला था। वैसे कोमल बहुत ही अच्छी, सीधी, शांत और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन फिर भी राधिका को कोमल से प्रॉब्लम ही होती। राधिका खुद अपने आप में बस यही सोचती रहती कि कोमल को अपने पति के प्रमोशन का बहुत घमंड है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ, क्या हुआ राधिका? मम्मी जी, देवर जी का फोन आया था, बता रहे थे कि उनका फिर से एक बार प्रमोशन हो गया है और वह ट्रेनिंग के लिए 6 महीने बाहर जा रहे हैं और कोमल को 6 महीने के लिए यहाँ छोड़ना चाहते हैं। सच में विजय का प्रमोशन हो गया? अरे कोमल बहू के पैर तो बहुत ही शुभ है, वो उसके कदम हमारे घर में पड़े नहीं, और देखो ना कितनी बड़ी खुशखबरी मिल गई उसके पति को। मम्मी जी, किसी के प्रमोशन से ना किसी के कदम वदम का कोई लेना देना नहीं होता, यह सब तो अपने अपने मेहनत की बात है। देवर जी ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा परफॉर्म किया कंपनी में, इसीलिए उनका प्रमोशन हुआ है। इसमें कोमल का कोई लेना देना नहीं है। आप जबरदस्ती देवर जी की मेहनत के आगे कोमल को खड़ा कर रहे हैं। अरे नहीं राधिका, सच में किसी किसी के पैर बहुत शुभ होते हैं, जिसके आ जाने से ही नई नई खुशखबरी आती है, जीवन में नई नई कामयाबियां मिलती हैं। अगर ऐसी बात है तो कोमल को आए कोई 2-4 दिन तो हुए नहीं है, उसे आए तो पूरे 4 महीने हो गए हैं। फिर अगर उसके ही कदम इतने ही शुभ थे तो जब कोमल इस घर में आई थी उसी महीने ही देवर जी का प्रमोशन हो जाना था। अच्छा राधिका बेटा, ये सब छोड़ो, ये तो सब नसीब अपना अपना है। तुम कांता को रोक लेना शाम तक और उससे ऊपर वाले कमरे की सफाई करवा देना जहाँ कोमल रहेगी। लेकिन मम्मी जी, देवर जी का कमरा तो नीचे है ना? हाँ बहू, लेकिन कोमल अकेले रहने वाली है और यहाँ नीचे हो सकता है उसे डर लगे, और तुम्हारे कमरे के बाजू वाले कमरे में रहेगी तो वह निश्चिंत रहेगी और तुम्हारी भी नजर हमेशा उस पर रहेगी। कहीं उसे किसी चीज की जरूरत हो या उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो तुम हमेशा उसके आसपास ही तो रहोगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे। सोचा था कि कोमल से ज्यादा समय मैं दूर रहूंगी, लेकिन ये मम्मी जी तो मेरे कमरे के बाजू वाला कमरा ही कोमल के लिए साफ करवा रही है। अब तो ज्यादा टाइम कोमल और मेरा आमना सामना होगा। इस तरह कोमल की सास ने कोमल के लिए राधिका के बाजू वाला कमरा ही साफ करवा दिया था। 2 दिनों के बाद विजय अपनी पत्नी कोमल को लेकर अपने घर आता है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम दीदी। अरे खुश रहो बेटा, दूध नहा पूतो फलो। अरे बस कोमल, रहने दो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे दीदी कैसी बात कर रही हैं? जरूरत कैसे नहीं है, माँ जी के बाद आप ही तो इस घर के बड़े हैं ना। ठीक है माँ, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे आज रात की फ्लाइट से ही निकलना है। अरे बेटा, इतने दिनों में तो आया है और ऐसे जा रहा है, जरा
कम से कम रात भर तो रुक ले, कुछ खा पी ले। नहीं माँ, आज निकलना बहुत जरूरी है। वैसे भी मैं 1 महीने बाद फिर वापस आऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा। कोमल, ये इसे अपना ही घर समझना। किसी चीज की जरूरत हो तो माँ या भाभी से बोल देना। यहाँ तुम्हें सब लोग बिल्कुल घर जैसा प्यार देंगे। हाँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। चलो बेटा, चलकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद कुछ खा पी लेना। ठीक है मम्मी जी। कोमल, तुम्हारा कमरा उधर नहीं है, बल्कि तुम्हारा कमरा मेरे कमरे के बाजू वाला है। अच्छा, लेकिन क्यों दीदी? वो मम्मी जी ने कहा कि तुम अकेले रहोगी तो हो सकता है तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, इसलिए नीचे वाले कमरे में मम्मी जी ने मना किया है। हाँ बेटा, तुम राधिका के कमरे के बाजू वाले कमरे में रहोगी तो मैं भी निश्चिंत होकर सो पाऊंगी, वरना नीचे हो सकता है तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो या रात को तुम्हें डर लगे तो। ठीक है मम्मी जी। चलो चलकर फ्रेश हो जाओ तुम। ठीक है मम्मी जी। कोमल फ्रेश होकर के खाना खाने बैठती है, तभी कोमल के जेठ घर में आते हैं और वह कोमल को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। प्रणाम भैया। हाँ, खुश रहो। ये क्या जेठ जी ऐसे क्यों देख रहे थे मुझे? वह लगातार मुझे घूरे जा रहे थे। मुझे उनका इस तरह से देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया। कोमल को अपने जेठ जी का इस तरह से देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन प्रमोद ने कोमल से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बाहर जाकर अपनी मम्मी को बहुत कुछ सुनाता है। माँ, आप बहू को अच्छे से समझा दो कि अपने पूरे शरीर को अच्छे से ढक कर रहे। अरे जवान और खुला शरीर बूढ़ी आंखों में भी गलत भावना भर देता है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? माँ, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मान मर्यादा ये सब भी तो कुछ चीजें होती है ना। आप बस बहू को समझा देना कि वह पूरे कपड़े पहन कर रहे। यह उन दोनों का फ्लैट नहीं है जहाँ दोनों पति पत्नी अपनी मर्जी से रहते हैं, बल्कि यह पूरा भरा परिवार है। यहाँ तो सबके हिसाब से ही रहना पड़ेगा ना, इसलिए आप उसे समझा देना। बाप रे, ऐसा क्या कर दिया कोमल ने जो इतना गुस्सा कर रहे हैं? सच में मैं कितनी लकी हूँ जो भले ही मेरे पति का बार बार प्रमोशन ना हुआ हो, लेकिन वह एक स्त्री की इज्जत के बारे में सोचते हैं। इनकी जगह कोई और होता तो अब मजे लेता, लेकिन ये अपने घर की इज्जत के बारे में कितना सोचते हैं। ठीक है बेटा, तू नाराज ना हो, मैं कोमल बहू को समझा दूंगी, ठीक है? हाँ माँ, आप अपने अनुसार समझा लीजिएगा। हे भगवान, ऐसा क्या कर दिया बहू ने? जरा जाकर तो देखो मैं उसके कमरे में। मेरा बेटा प्रमोद पहली बार इतने गुस्से में था। अरे मम्मी जी आप? हाँ बहू मैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ कहिए ना मम्मी जी। देखो बहू, एक औरत की इज्जत ना उसके हाथ में ही होती है। एक औरत की इज्जत पल पल पर सैकड़ों आंखों के नीचे से गुजरती है। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़े के भीतर झांकने की चेष्टा करती है। जी मम्मी जी, जैसे हम किसी आदमी की आंखों को देखकर, उसके देखने के तरीके को देखकर उसके चरित्र का अनुमान लगा लेते हैं, उसी प्रकार एक पुरुष स्त्री के पहनावे को देखकर ही उसके चरित्र का अंदाजा लगाता है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात हो गई है क्या? आप मुझे थोड़ी नाराज नजर आ रही हैं। देखो बहू, जब भरा पूरा परिवार हो तो उस परिवार की बहू को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे उसका पूरा शरीर ढक जाए। अगर घर की बहू आधे अधूरे कपड़े पहनेंगी तो घर के पुरुषों को तो दिक्कत होगी ही ना। मम्मी जी, आप क्या कहना चाहती हैं साफ साफ बताइए ना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बता दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता बहू, लेकिन प्रमोद बहुत गुस्सा कर रहा था, कह रहा था कि बहू को समझा देना कि वो पूरे कपड़े पहने। पूरे कपड़े? लेकिन मैंने तो पूरे ही कपड़े पहने हैं ना मम्मी जी। बहू, कहाँ पूरे कपड़े पहने हैं तुमने? तुम्हारे ब्लाउज में तो बाहें ही नहीं है, और ऊपर से तुम्हारी साड़ी भी इतनी पतली है कि पल्लू लेना नहीं लेना सब एक बराबर है। इसलिए ऐसे कपड़े मत पहनो जिससे तुम्हारा पूरा शरीर न ढक सके। ठीक है मम्मी जी, अगर मेरे पहनावे से आप लोगों को समस्या है तो मैं अपना पहनावा बदल लूंगी, लेकिन प्लीज आप लोग मुझसे नाराज मत रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत प्यार से रहने के बारे में सोच कर आई हूँ। मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहती। आप लोग जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही रहूंगी। ठीक है बहू, कल से तुम पूरे कपड़े पहनना, और भूल कर भी गलती से प्रमोद के सामने आधे अधूरे कपड़े में मत आना, क्योंकि वह बहुत गुस्से वाला है। तुमने देखा है ना अपनी जेठानी को, वह कैसे पहनावा पहनती है। जी मम्मी जी। सास की बातें सुनकर कोमल को बहुत दुख होता है और वह अपने पहनावा बदलने के बारे में सोच लेती है। असल में कोमल को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसका पहनावा कहीं से गलत है, लेकिन वह सास का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वह दूसरे दिन से ही पूरे कपड़े पहनने के बारे में सोच लेती है। ऐसे ब्लाउज वो पहनेगी जिसमें बाहें लगे हो, क्योंकि कोमल चाहती थी कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए आई है। वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, सबके साथ बहुत शांति से रहेगी, क्योंकि अगर भूलकर भी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया तो लोग कोमल को ही नाम रखेंगे, कहेंगे कि 1 साल भी ससुराल में टिक नहीं पाई। इधर राधिका को अपने आप में बहुत गर्व हो रहा था, क्योंकि राधिका को लग रहा था कि उसका पति कोमल के ऊपर बहुत सारी कमियां देख रहा है।
और कोमल की कमियां सामने आ जाने से राधिका बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि राधिका को तो पहले से ही कोमल से प्रॉब्लम थी, क्योंकि राधिका ने पहले ही मनोधारणा बना ली है कि कोमल बहुत घमंडी है, क्योंकि उसके पति का बार-बार प्रमोशन हो रहा है। अरे क्या हुआ राधिका, आज तो बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। प्यार तो आ रहा है और अपनी गलती के लिए पछतावा भी हो रहा है। अच्छा, कैसा पछतावा और कैसी गलती? यही जी कि मैं आपसे नाराज हो रही थी कि अभी तक आपका एक भी प्रमोशन नहीं हुआ, देवर जी का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन सच में मैं तो बहुत भाग्यवान स्त्री हूँ जो आप जैसा पति मिला है मुझे, बिल्कुल परमेश्वर की तरह। अच्छा तो ये बात है, लेकिन एक बात बताओ, अचानक अपने पति में तुम्हें परमेश्वर कैसे नजर आने लगा? और एकाएक तुम अपने आप को भाग्यवान स्त्री कह रही हो, कल तक तो तुम माथा पीटती थी। बस इसी गलती का तो पछतावा हो रहा है जी कि मैं आपके जैसे चरित्रवान पुरुष को समझ ना पाई और बस ये प्रमोशन के पीछे पड़ी रही। अरे भाग्य वाली होती हैं ऐसी स्त्रियां जिनके पति इतने चरित्रवान होते हैं, जो पराई स्त्रियों की तरफ आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं समझा नहीं। आज जब आप मम्मी जी से बातें कर रहे थे ना कोमल को लेकर, तो मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। देखो राधिका, चाहे कोई स्त्री कितनी ही मॉडल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके अंदर कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए और स्त्रियों को पूरे कपड़े पहनना चाहिए। ऐसे कपड़े धारण नहीं करना चाहिए जिससे उनका आधा शरीर बाहर खुला दिखे। हाँ मैं सब समझ गई हूँ, बस इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं बहुत भाग्यवान स्त्री हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वह तो यह सब देखकर मजे ले रहा होता। कैसी बात करती हो राधिका, कोमल कोई दूसरी थोड़ी ना है। कोमल इस घर की इज्जत है, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, तो उसके लिए क्या सही है क्या गलत, यह सब भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना मेरे भाई के ना होते हुए। वैसे भी ये आधे अधूरे कपड़े ना खुद दुनिया भर की मुसीबतों को बुलावा देती हैं। अरे बूढ़ों के शरीर में भी जवानी दौड़ जाती है, यह सब देखकर, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की स्त्रियों के ऊपर कोई गंदी नजर डाले। हाँ जी समझ गई मैं, इसलिए तो कह रही हूँ कि सच में ऐसा चरित्रवान पति पाकर तो मैं बहुत भाग्यवान हो गई हूँ। अरे बस बस, और कितनी तारीफ करोगी? वैसे तुम मुझसे पूछ रही थी ना पिछले हफ्ते कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। हाँ पूछ तो रही थी, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिनों के लिए हो आऊँ मायके से। ठीक है, लेकिन देखो 4 दिन से ज्यादा नहीं रहना तुम, क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ मेरा मन नहीं लगता। ओके थैंक यू जी, मैं 3 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चलो मेरी टेंशन तो दूर हुई। मैं तो यह सोच रही थी कि अब कोमल आ गई है यहाँ तो मैं मायके जाऊँ या नहीं, लेकिन अब मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर जाऊंगी। कहाँ रिचा कैसी उल्टी सीधी बातें करके मुझे डरा रही थी, कह रही थी कि कोमल का कमरा मेरे बेडरूम के बाजू में ही है। मेरे पति तो साक्षात परमेश्वर है, वह ऐसी वैसी हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब मैं निश्चिंत होकर कल ही मायके चली जाऊंगी। इधर राधिका अपने पति की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने आप को भाग्यवान स्त्री बताने लगती है, और दूसरे ही दिन वह किसी काम से अपने मायके चली जाती है 3 दिनों के लिए। इधर राधिका के मायके जाते ही प्रमोद ने अचानक 2 दिनों की छुट्टी ले ली थी, लेकिन अपनी माँ को यही बताया था कि ऑफिस में काम न होने की वजह से उसे छुट्टी मिली है। अरे प्रमोद बेटा, तू बहू को छोड़कर आ गया, ऑफिस नहीं गया? अरे माँ, ऑफिस तो गया था मैं, लेकिन सर्वर डाउन हो जाने की वजह से ऑफिस में कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज मैं घर में ही आराम कर लेता हूँ। अच्छा किया बेटा, जा तू आराम कर ले। मैं भी अभी कमला के घर जा रही हूँ, आज उसके घर में सत्यनारायण की पूजा है, तो मैं 2 घंटे में वापस आऊंगी। ठीक है? हाँ ठीक है माँ, जाइए ना आप। कोमल की सास अपनी किसी सहेली के घर में चली जाती है और जेठानी मायके चली जाती है। इस वक्त प्रमोद और कोमल के अलावा घर में कोई नहीं था, लेकिन कोमल को यह बात मालूम नहीं थी, इसीलिए उसके बेडरूम का दरवाजा खुला ही था। इधर कोमल जैसे ही बाथरूम से नहाकर निकलती है तो वह देखती है कि उसके कमरे में प्रमोद खड़ा है। जेठ जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहने आया था कि घर में कोई नहीं है और मुझे भूख लगी है, खाना दे दो मुझे। मैं अभी आपकी थाली परोस दे रही हूँ। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हे भगवान, ये जेठ जी बिना कुछ बोले, बिना दरवाजा नॉक करे मेरे कमरे में कैसे आ गए, और आकर ऐसे वो मेरे पीछे खड़े थे। मुझे बहुत बुरा लगा इस तरह से उनका कमरे में आना। अरे दरवाजे के बाहर से भी तो आवाज दे सकते थे ना, और ऊपर से घर में कोई नहीं है। मैं देख रही हूँ जब से आई हूँ तब से जेठ जी का व्यवहार बहुत अजीब सा लगता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे छूने के बहाने ढूंढते रहते हैं। इधर जैसे ही प्रमोद कोमल के कमरे से निकलता है तो वह सामने अपनी माँ को देखता है और माँ को देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, बहू के कमरे का दरवाजा खुला था तो मैं दरवाजे लगाने दरवाजे तक गया तो देखा कि बहू के शरीर पर पल्ला तक नहीं था। वह कैसे अजीब से गाउन पहनी हुई थी। ये सब अच्छा लगता है क्या? तुम विजय की पत्नी को समझा देना कि वो सलीके से रहे। इस तरह से खुले बदन घूमना ये अच्छी बात है क्या? अरे घर में और कोई दूसरा मर्द भी तो रहता है ना। क्या ये क्या कह रहा है बेटा तू?
हाँ माँ, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे इस तरह से मर्यादा के बाहर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तुम समझा देना बहू को कि इस घर में रहना है तो सलीके से रहे। हे भगवान, मैं इस कोमल बहू का क्या करूं? इसे 4-5 बार मैंने टोक दिया कि प्रमोद इन सब बातों से बहुत गुस्सा करता है, लेकिन इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे प्रमोद और विजय के बीच में कितना प्रेम है, अगर मैं यह बात विजय को बता दूंगी तो बेकार में प्रमोद और विजय के बीच में मनमुटाव हो जाएगा। वैसे भी आज तक सारी लड़ाइयों का कारण ये स्त्रियां ही हुई है। मैं अपने घर में शांति चाहती हूँ और दोनों बेटों के बीच में ऐसे ही प्यार बना रहे, यही चाहती हूँ। मैं जाकर अभी कोमल बहू को समझाती हूँ, ये क्या गंदगी फैला रही है बहू घर में। कोमल बहू, ये क्या गंदगी फैला रही हो तुम घर में? लेकिन मम्मी जी, मैंने क्या किया है? क्या किया है? मैंने तुमसे 4-5 बार बता दिया कि प्रमोद मुझसे तुम्हारी शिकायत करता है कि तुम पूरे कपड़े में नहीं रहती हो। यह सब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे अभी ही देख लो ना, तुम्हारे शरीर में पल्ला तक नहीं है। मम्मी जी, मेरे कमरे का दरवाजा टिका था और मैं जस्ट नहा कर ही आई थी। देखो, मुझे सफाई मत दो, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ और बहू, ना ही मैं तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद ही अपनी इज्जत को संभाल सकती है और ऐसे लोगों की नजरों से अपने आप को बचा सकती है। बहू, आंचल का बार बार गिर जाना यह दूसरे अर्थ भी देता है। तुम समझने की कोशिश करो मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ। क्योंकि देखो, मेरे दोनों बेटों के बीच में बहुत प्रेम है और मैं एक छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच में फूट नहीं डलवाना चाहती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरे घर में शांति बने रहने दो, सिर्फ मेरे बेटे के आते तक। जैसे ही विजय आ जाए तो तुम विजय के साथ वापस चली जाना। ठीक है मम्मी जी, अगर आप लोगों के हिसाब से मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। कोमल अपनी सास की बात चुपचाप सुन लेती है और अब तो कोमल को अपने जेठ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह कहीं न कहीं अपने जेठ की नियत के बारे में समझ गई थी कि नियत उन्हीं की गंदी है, लेकिन वह जानबूझकर कोमल के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। 3 दिनों तक कोमल बहुत डरी सहमी सी रहती है, क्योंकि उसे हर पल इसी बात का डर था कि न जाने उसके जेठ किधर से आ जाएंगे और उसके ऊपर फिर से कोई इल्जाम लगा देंगे। जब तक कोमल की जेठानी घर नहीं आती है तब तक कोमल बहुत डरी सहमी सी रहती है। वैसे मुझे जेठानी जी को जेठ जी की हरकतों के बारे में बताना चाहिए, आखिर वो उनकी पत्नी है, उन्हें समझाएगी। जेठ जी खुद कितनी घटिया और नीच हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं और वह उल्टा मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। यह दिखा रहे हैं मम्मी जी के सामने कि मैं शरीफ नहीं हूँ या मुझे कपड़े पहनने का होश नहीं है, मैं अपनी मर्यादा में नहीं रह रही हूँ। मुझे तो लगता है कि जानबूझकर जेठ जी घर में ऐसा जताना चाह रहे हैं जैसे उन्हें मेरी इज्जत की बहुत परवाह है और मैं बहुत ही लापरवाह लड़की हूँ, मुझे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, मैं अपनी मर्यादा में नहीं रहती हूँ और बाद में वह मेरी इज्जत के साथ खेल ले। मुझे तो कुछ ऐसे ही समझ में आ रहा है। मैं तो विजय भी जब वापस आएंगे ना तो उनसे भी साफ साफ बता दूंगी ये सारी बातें, नहीं तो कल को मुझ पर ही इल्जाम लगा देंगे जेठ जी। इस तरह कोमल अकेले अकेले अपने कमरे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। अब तो उसे इस घर में बहुत डर लगने लगा था। तभी कोमल ने अपनी जेठानी की आवाज सुनी तो वह भागते हुए अपनी जेठानी के पास गई। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी, जो आपकी बेटी की वजह से मेरे मायके में मेरी बहुत बड़ाई हो रही है। मैं तो बहुत ही लकी हूँ जो मुझे बिल्कुल परमेश्वर जैसा पति मिला है। अरे आज के जमाने में ऐसा पति मिलना बहुत कठिन बात है मम्मी जी। अरे ये क्या जीजी, अभी तक आप यहीं पर हैं? मुझे तो लगा आप सविता के घर पहुंच गई होंगी। चलिए ना, सब लोग आ गए हैं, बीसी स्टार्ट हो गई है। अरे ये क्या, देखो ना, मैं तो इस राधिका बहू के चक्कर में अपनी बीसी ही भूल गई थी। ठीक है बहू, बाकी बातें हम शाम को करेंगे, अभी तो मैं अपनी बीसी में जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। चलो अच्छा है, तुमने मेरे पति के कहने पर कम से कम पूरे कपड़े पहनना तो शुरू कर दिया। एक बात कहूँ दीदी, जिसकी नियत ही खराब हो ना वह पूरे कपड़े में भी ताक झाक कर लेता है और जिसकी नियत अच्छी हो वह अधूरे कपड़े में भी नजरें उठाकर नहीं देखता है। कोमल, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या तुम मेरे पति के ऊपर लांछन लगा रही हो? कभी भूल कर भी मेरे पति के बारे में कोई उल्टी सीधी बात मत कहना। अरे पूरी दुनिया में मेरा पति जैसा पति नहीं है, लाखों में एक है वो, और वह तो कभी किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, फिर भी तुम तो उनके भाई की पत्नी हो। नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस लोगों की बात कर रही हूँ। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि यह तो अपने पति को भगवान मानती है। बड़ी आई मेरे पति के ऊपर उंगली उठाने वाली। अरे मेरे पति के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा ना तो उसकी उंगली क्या, उसका हाथ काट कर रख दूंगी मैं। कोमल को यह बात समझ में आ गई थी कि इस घर में उसकी बातें कोई नहीं मानेगा। वह बस विजय के आने का इंतजार कर रही थी। इस धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने बाद विजय भी आ जाता है। असल में विजय की ट्रेनिंग पूरी 6 महीने की है, लेकिन 1 महीने के अंतराल में उन्हें 2 दिन घर जाने का मौका दिया जाएगा। ये क्या बकवास कर रही हो कोमल? मेरे इतने सीधे साधे देवता जैसे भाई के ऊपर तुम्हें कैसे लांछन लगा रही हो? मुझे पूरा यकीन है तुम्हें ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि भैया बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। एक बार हो तो गलतफहमी हो,
लेकिन 3-4 बार जब हो तो क्या उसे गलतफहमी कहा जा सकता है? अरे गलतफहमी 50 बार में भी हो सकती है, तुम मेरा भरोसा करो। अरे ये मेरा घर है, वो मेरे भाई हैं, इस घर में मेरी माँ रहती है, भाभी रहती है। भला तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो यार भैया के बारे में? प्लीज प्लीज कोमल, आज जो तुमने कहा सो कहा, लेकिन मैं दोबारा कभी ये सारी बातें नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे भाई बहुत ही सीधे साधारण जिंदगी जीने वाले हैं, उन्हें इस तरह की हरकत नहीं। इस तरह कोमल की बात को विजय नहीं मानता है और उल्टा वह कोमल को समझाता है कि उसे गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि उसका भाई तो देवता के जैसे है। अब कोमल को समझ में आ गया था कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अब जो भी करना है उसे खुद ही करना है, क्योंकि उसके जेठ जी ने इतना भरोसा जीत लिया था अपने घर वालों से कि उसके खिलाफ कोई कुछ बात सुनना ही नहीं चाहता था। इसलिए अब कोमल ठान चुकी थी कि वो अपने जेठ जी को खुद ही सबक सिखाएगी। विजय कोमल के साथ 2 दिन रहता है और इस 2 दिनों में वह कोमल को भरोसा दिलाता है कि उसके भैया बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे और गंभीर व्यक्ति हैं। वह अपने भाई की पत्नी के ऊपर कभी ऐसा लांछन नहीं लगा सकते और वह 2 दिनों के बाद चला जाता है। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था और एक दिन की बात थी जब कोमल की जेठानी को अपनी किसी सहेली के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जाना था और कोमल की सास की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। कोमल रसोई में खाना बना रही थी, तभी कोमल का जेठ आकर उसे 1 गिलास पानी मांगता है। जैसे ही कोमल अपने जेठ को 1 गिलास पानी देती है तो वह पानी की जगह कोमल का हाथ पकड़ लेता है। कोमल, 1 गिलास पानी देना मुझे। ये लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा दूर हटो। मेरे चरित्र पर लांछन लगाने वाला इंसान, मैं तुझे तो पहले दिन से ही समझ गई थी कि तेरी नीयत ठीक नहीं है। अरे तू मेरे चरित्र पर उंगली उठाता है, तेरा चरित्र तो पहले से ही गंदा और दागदार है। मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर मुझे घर में बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे तुम। तुम्हें क्या लगा कि मैं एक सीधी सादी सी लड़की हूँ जो तुम्हारी इस तरह की गंदी नीयत को चुपचाप मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? बहू, ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी, आप अपने लौते बेटे से पूछिए कि ये क्या कर रहे थे मेरे साथ किचन में। माँ ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। आप तो जानते ही हो ना कि मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे मालूम था कि तुम इतनी आसानी से अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए मैंने किचन में कैमरा लगा कर रखा था। मम्मी जी, मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी, बल्कि फ्रिज के ऊपर मेरा मोबाइल रखा है, वहीं से आप सारी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ये क्या? इसने तो बहुत चतुराई दिखाई। कैमरे में तो माँ को मेरी सारी हकीकत पता चल जाएगी। प्रमोद, ये कोमल क्या कह रही है? माँ मुझसे गलती हो गई। माँ देखो, आप राधिका को कुछ मत बताना माँ, वरना मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। नाच पीटे, तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? बहू, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और तुमसे विनती करती हूँ कि विजय को इस बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो मेरे दोनों बेटों के बीच में हमेशा के लिए फूट डल जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जब तक ये वापस नहीं आ जाते तब तक मैं अपने मायके में ही रहूंगी और आज के बाद इनके बिना इस घर में मैं कभी रहने नहीं आऊंगी। हाँ बहू, तुम जो कहोगी मुझे मंजूर है, बस इस बात को यही भूल जाओ, यही खत्म कर दो और प्रमोद भी अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांग लेगा। माफी मांग। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। इस तरह कोमल अपने जेठ को सबक सिखाती है और वो अपना सारा सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।